ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं अगर चार्जेस रेस्ट में हो और इसके बारे में स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चार्जेस अगर मोशन में हो और इसके बारे में स्टडी करते हैं तो ये क्या कहलाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे चार्जेस होता क्या। पहले चार्जेस देखो, चार्जेस होता क्या है, व्हाट इज चार्जेस। इट इज अ डिफिशियंसी और excess of electrons, excess of the electrons। ठीक है, इट इज अ डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सपोज करो ये दो बॉडी है, ठीक है, बॉडी ए और बॉडी बी, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, तो ए बॉडी मानो इलेक्ट्रॉन लूज किया और बी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो दैट इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेज। टाइप ऑफ चार्जेज, चार्जेज दो टाइप के होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखेंगे। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये जो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, 9.1, 9 लिखा हुआ है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, सेम अगर बात करें चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अ प्रोटॉन ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, देखो नीचे वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा देख लिया जाएगा। ठीक है, बता दिया जाएगा। यहाँ लिखा चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम और मास ऑफ ए प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, क्लियर, ये याद रखेंगे। एक गिवन होगा ऐसे, लेकिन याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, छोटा चीज इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, ध्यान से देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। ठीक है, 9, 10 में तो दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज क्या करेगा, दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, 9, 10 में चीज पढ़े थे कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, और अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यहाँ 3 डिफरेंट प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला, फर्स्ट, चार्जेज आर additive, charges are additive, that is they are added algebraically। ठीक है, चार्जेज आर एडिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज दे आर एडेड algebraically। ठीक है, मान लो सिस्टम में मान लो चार्ज है यहाँ +5q है, +7q है, -3q है, तो सिस्टम का नेट चार्ज ऐड कर दोगे, सिंपली ऐड कर दोगे। ठीक है ना, 5 + 7 12 -3, यानी सिस्टम का नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 5 + 7 12 -3 यानी +9q। ठीक है, ये बात याद रखना कि चार्जेज आर एडिटिव मतलब क्या हुआ, दे आर सिंपली एडेड, अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव ऐड कर देंगे। ठीक है, जो भी। ठीक है, सेकेंड है चार्जेज आर कंजर्वेटिव, चार्जेज आर कंजर्वेटिव, दैट इज charges are neither created, charges are neither created nor destroyed, it is transferred लिखा हो, transferred from one body to another body only। ठीक है,
एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कोई चार्ज का ट्रांसफर होगा। अगर दो बॉडी इंटरेक्ट किया ना, सपोज करो कि ए और बी दो बॉडी इंटरेक्ट किया, ठीक है, मान लो ए और बी दो बॉडी इंटरेक्ट किया, मान लो इसमें +3q चार्ज डेवलप हो गया, इसमें -3q चार्ज डेवलप हो गया, ठीक ना। तो दोनों बॉडी इंटरेक्ट किया, तो ऐसा नहीं इसमें +3q चार्ज डेवलप हुआ तो इसमें 3q चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा नहीं है। या इसमें -3q चार्ज आया तो ऐसा नहीं कि इसमें 3q चार्ज जनरेट हुआ, ऐसा नहीं है। केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है, क्लियर, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब आगे थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है चार्जेज आर quantized, charges are quantized, that is charges are transferred from one body to another body in integral multiple of E, that is Q is equal to ±NE, ठीक है। कहने का मतलब जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, सवा इलेक्ट्रॉन, ढाई इलेक्ट्रॉन ऐसा कभी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो ये दैट इज, इसको बोलेंगे Q इक्वल टू ±NE, मैथमेटिकली इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक ना, वेयर Q इज इक्वल टू द टोटल चार्ज, N तुम्हारा इंटीग्रल नंबर है, कोई भी इंटीग्रल नंबर है, और E हुआ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब ऐसे समझो, देखो कोई सीढ़ी है, स्टेप्स है, लेडर पे हम लोग को चढ़ना है, स्टेप्स 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऐसे, तो हम लोग पैर कहाँ रखते हैं, फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे, ऐसा रखते हैं ना, बीच में नहीं रखते, ढाई पे, ट्राई पे, ऐसा तो नहीं रखते, ठीक है, क्लियर चीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा रखते हैं ना। तो कभी भी चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ V होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन ऐसा ट्रांसफर होगा, ठीक है, क्लियर है चीज। तो एक इससे क्वेश्चन आता है जो 9th 10th में भी हम लोग पढ़े होंगे, ठीक ना, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको क्या होगा, इसको करेंगे हम लोग, तो Q इज इक्वल टू NE, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो Q चार्ज है 1 कूलम, N तुमको निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻19 होता है, तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा आएगा 6.25 × 10⁻18, यानी 1 कूलम चार्ज कितने इक्वल होगा, कितने इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, 6.25 × 10⁻18, ठीक है, 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, ठीक है। तो तीन चीज हम लोग प्रॉपर्टी देखें, पहला देखिए चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, चार्जेज आर एडिटिव और चार्जेज आर कंजर्वेटिव, ठीक है। तीनों चीज पूरी तरह से समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, हेडिंग दो, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इट स्टेट्स दैट the electric force acting between two charges is directly proportional to the product of magnitudes of charges and inversely proportional to the square of the distance between them,
ठीक है, क्या कह रहा है Coulomb's law of electrostatics? It states that the electric force acting between the two charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and the inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ A पे और B पे यहाँ चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ चार्ज Q2 रखा हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो दोनों के बीच जो इंटरेक्टिंग फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानो, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर यानी डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहाँ तक नोट करो पहले जल्दी, ठीक है। चलो अब आगे, देखो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, where K is a proportionality constant, ठीक है, एंड K इज इक्वल टू होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, इसको ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं 9 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। अगर इसका यूनिट का बात करेंगे तो इसका यूनिट हो जाएगा तुम्हारा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है, याद रखना यूनिट, ठीक है। और यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन इसको बोलेंगे एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं, ठीक, एप्सिलॉन बोलते हैं। तो देयरफॉर जो मतलब तुम्हारा कूलम्ब्स फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है उसको भी लिख लो, ये होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, जिसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, इसका उल्टा हो जाएगा, अभी कैसे निकालते हैं वो बताते हैं अभी तुम लोगों को, ठीक है। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है, दिस इज कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, नोट कर लो इसको, दिस इज कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है, इसको नोट करो। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखो ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर ये हम लोग लिखते हैं Q1 Q2, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है, Q1 और Q2, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है R, ठीक है। अगर हम लोग लिखते हैं F12, इसका मतलब होगा द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग on the charge Q1 due to the charge Q2, ठीक है। देखो Q1 पे फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। तो देखो दोनों का नेचर क्या है, दोनों सेम नेचर का है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव, फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। अब Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे, तो Q2 फोर्स लगा रहा Q1 पे, तो मैग्नीट्यूड तो तुम जान रहे हो, मैग्नीट्यूड इतना होगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है।
और Q2 फोर्स लगा रहा Q1 पे, F12 मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग BA। क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर बात करते हैं हम लोग F21 का, इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा अलोंग AB। एक Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे, तो किधर फोर्स लगाएगा, उधर, ठीक है। तो अलोंग AB, समझ में आया बात को, ठीक है, अलोंग AB। क्लियर हो गया। अगर ऐसे ही नेचर का बात करते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको। ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ए पे तुम्हारा माइनस Q1 चार्ज है, बी पे तुम्हारा प्लस Q2 चार्ज है। तो F12 का अगर बोलेंगे तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। तो दोनों का नेचर अपोजिट है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। तो Q1 पे फोर्स लग रहा है Q2 के कारण, तो किधर डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग Q2 अट्रैक्ट कर रहा है Q1 को, तो किधर डायरेक्शन होगा, Q2 अट्रैक्ट कर रहा है Q1 को, तो अलोंग AB, ठीक है। ऐसी F21 का बात करेंगे तो F21 का डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग BA। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं, ये समझ में आगे क्लियर हो गया, ठीक ना। अब आते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है कैसे, इसको समझ लो। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ऐड करेंगे तो वेक्टोरियल रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स तो वेक्टोरियल निकालेंगे, ठीक है। इसी को कहता है, इट स्टेट्स दैट द नेट फोर्स acting on the given charge due to the different charges, it is said that the electric force acting on the given charge due to the different charges is the vector sum of the individual forces acting on that charge due to the different charges, that is F is equal to F1 F2 डॉट 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 Fn, ठीक है। इन्हें सिंपली ऐड कर देंगे, ठीक है ना। नेट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा सबका वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन बनाएंगे। अभी एक टॉपिक और देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ध्यान से देखना फिगर, ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ ए पे चार्ज मान रखा हुआ है, यहाँ ए पे चार्ज रखा हुआ है Q1, ठीक है। बी पे चार्ज रखा हुआ है Q2, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, ठीक है। देखो दोनों चार्ज को नेचर मेंशन नहीं, नेचर अगर मेंशन नहीं है तो दोनों चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन है, इसमें ए पे चार्ज रखा हुआ है Q1 और बी पे चार्ज रखा हुआ है Q2, ठीक है। तो देखो लेट अस कंसीडर अबाउट XY plane in which two charges Q1 and Q2 are placed at A and B having position vectors
position vectors r1 and r2 respectively, r1 and r2 respectively, ठीक है। देखो अब देखो, the electric force acting on q1 due to q2, the electric force acting on the charge q1 due to the charge q2 is given by, ठीक है, F12, ठीक है, एक्टिंग ऑन फोर्स में चार्ज q1 पे लग रहा q2 के कारण, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। तो दोनों का डिस्टेंस कितना है ab। अगर q1 पे फोर्स लग रहा q2 के कारण तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, नेचर क्या है, सेम है, तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। तो q1 पे फोर्स लग रहा q2 के कारण तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग ba। तो ba का होल स्क्वायर मानोगे और डायरेक्शन मानोगे अलोंग ba, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग इस चीज को हटाते हैं, ठीक है, इस चीज को केवल, ठीक है। देखो बी ए है ना, तो बी ए तुम्हारा ये हुआ, ये होगा तुम्हारा बी ए, ठीक है, बी ए हुआ। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे, अगर इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहेंगे तो बी का कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो देखो कैलकुलेशन ऑफ बी ए, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ बी ए वेक्टर फॉर्म में। तो बी ए का कैलकुलेशन हो तो हम लोग उससे अप्लाई करेंगे, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। बी ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है, फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो बी ए को हम लोग लिख सकते हैं r1 माइनस r2, ठीक है। इस वेक्टर को हम लोग मान सकते हैं r21, ठीक है, इस वेक्टर को क्या मान लिए, r21 से। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। F12 हम लोग क्या लाए, हेंस F12 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर इनटू डायरेक्शन किधर हो रहा है, अलोंग BA, और BA के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, r21, ठीक है। तो r21 लिख सकते हैं। और ये जानते हो तुम यूनिट वेक्टर को क्या होता है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो F12 को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, और इस वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो F12 इज इक्वल टू तुम्हारा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r1 r2 मॉड का होल क्यूब और r1 r2 लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, नोट कर लो इसको, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आया पूरी तरह से। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें तो सेम फॉर्मेट है, पूरा सेम फॉर्मेट में, ठीक है ना। अगर हम लोग एफ सेम फॉर्मेट सिमिलरली अगर हम लोग लिखना चाहें सिमिलरली, तो सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं, सिमिलरली F21 सेम फॉर्मेट है पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r2 माइनस r1 का पावर होल क्यूब, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, r2 माइनस r1, ठीक है। ये भी लिखा जाता है सिमिलरली, ठीक है, नोट कर लो इसको, ठीक है। कुछ डिस्कस करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है ना, 2 न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको। चलो लिखो,
ठीक है, अब देखो कुछ डिस्कशन, देखो डिस्कशन, ठीक है। पहला याद रखना, ठीक है, पहला जो टर्म लोग जानेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी कोई डाइलेक्ट्रिक मतलब पूछे तो डाइलेक्ट्रिक मतलब सिंपल बोलना इंसुलेटर, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई पूछेगा तो डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, इंसुलेटर, ठीक ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्या होता है, देखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द electric force, it is defined as the ratio of the electric force acting between the charges in vacuum and the medium, ठीक, मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक ना, ठीक है। तो मान लो कि दो चार्ज है ए और बी, ए आर है, यहाँ चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ चार्ज Q2 रखा हुआ है। तो इन वैक्यूम जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इन मीडियम Fm इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ए मीडियम है, मीडियम पे लिखा गया, ठीक है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है मीडियम। एप्सिलॉन एम क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो एप्सिलॉन एम है तुम्हारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन बाय, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, K इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग इन वैक्यूम टू द फोर्स एक्टिंग इन मीडियम, है ना। तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये तुम्हारा हो गया मीडियम में क्या हो जाएगा 1/ε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। पूरा टर्म कैंसिल हो गया, तो K इज इक्वल टू क्या हुआ, ε0 बाई ε0, ठीक है, क्लियर। तो देयरफॉर K इज इक्वल टू तुम बोल सकता है ε0 बाई ε0, या फोर्स एक्टिंग इन वैक्यूम टू द फोर्स एक्टिंग इन मीडियम, और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम भी होगा, ठीक है, याद रखना। ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए इसका क्या हुआ, यूनिटलेस, इट इज अ यूनिटलेस, ठीक है। जैसे वाटर में याद करेंगे कि वाटर का अगर कोई डायरेक्टली कांस्टेंट कितना है तो 81 बोलना, ठीक ना, 81, ऐसे सबका अलग अलग होता है, तो जो होगा गिवन होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज, समझ में आया बात को। अब डिस्कशन का सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट है सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट, ठीक है। तो सेम चार्जेज, देखो सेम नेचर का चार्जेज है, ठीक है, सेम चार्जेज, सेम नेचर का चार्जेज, सेम चार्जेज में अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेज में अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, सेम चार्जेज में अट्रैक्ट ईच अदर if their magnitudes are different and they are placed in a specific way, ठीक है। देखो अगर दो चार्जेस है, अब दोनों का पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, फिर भी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। कंडीशन क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग होना चाहिए और दे आर प्लेस्ड इन स्पेसिफिक वे। मान लो सपोज करो एक बॉडी ए है, ठीक है, दूसरा बॉडी ए है, ठीक है, क्लियर है चीज। यहाँ मान लो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ हुआ तुम्हारा मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ चार्जेस का थोड़ा चार्ज ज्यादा है, यहाँ चार्ज कम है, ठीक है, तो इसके कारण यहाँ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। मतलब चार्ज ऐसे इंड्यूस हो गया, यहाँ चार्ज इंड्यूस हो गया। तो देखो अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, नहीं अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो इस केस में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, हेंस दे कैन अट्रैक्ट, हेंस दे कैन अट्रैक्ट, ठीक है, क्लियर हुआ।
ठीक है, अब आगे देखो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में मेन डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है। हो गया 30 मिनट हो गए। चलो ओके।